सत्यप्रकाश जी, नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन से मोदी डर गए हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अभी तो जब तक सरकार चल रही है उस तरफ है, लेकिन वो चुनाव के पहले एन पहले हमारे साथ आ जाएंगी। कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जिसको लेकर उम्मीदें आपकी बनी हुई हैं, और क्या अविश्वास प्रस्ताव उल्टा पड़ गया? क्योंकि 24 का एजेंडा सेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच ये संदेश दिया कि इंडिया तो सिर्फ नया नाम है, ये वही पुराना यूपीए है, वही यूपीए जो कि छवि थी जिसकी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवाद वाली, इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने टारगेट किया है। 24 को लेकर सीधा उनका एक तरह से एंगल था। ये बात सही है और एक बहुत अच्छा तथ्य है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए में उसके नकारात्मक धोखेबाजी रवैये के कारण दुखी हैं, और वो पार्टियां 224 की दिशा आते आते तक इस तरफ आएंगी। ये बात बिल्कुल सही है और नीतीश जी ने सही कहा। अभी उन पार्टियों का जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो हमेशा तटस्थ रही हैं। इतिहास भी गवाह है, बहुत सारे विश्वास प्रस्ताव के बहस को मैंने देखा है। कल सबसे पहले नहीं, उन पार्टियों का नाम लेना नीतीश कुमार जी बताएंगे और इंडिया गठबंधन बताएगा, लेकिन पार्टियां हैं, कौन रहा है इनमें से? पार्टियां हैं, कौन तटस्थ रहा इनमें से? 3 से 4 पार्टियां ऐसी हैं जो चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी, देखते जाइए ना। अंजना जी थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सा और इंतजार करिए। विश्वास प्रस्ताव पर कल पहली बार बहुत उम्मीदों से बहुत सारे लोग जरूर देख रहे होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के युवा को सेटिस्फाई करने में बिल्कुल फेल रहे हैं। ललन सिंह जी ने बात उठाई थी कि आपने युवाओं को अग्निवीर योजना देकर के रिटायर करने की 4 साल में योजना ले आई, 3 लाख लोगों को सारे परीक्षाओं में पास करने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया। मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री फंस से गए थे, वो चाहते नहीं थे कि मणिपुर की घटना को छुए, क्योंकि जो व्यक्ति जो गार्जियन हो देश का, जब देश का एक हिस्सा पूरी तरह जल रहा हो और वो दुनिया में सैर सपाटे कर रहा और उस पर जुबान खोले, 12 जून को जब राष्ट्रीय महिला आयोग को पता हो कि मणिपुर में स्त्रियों को नंगा किया गया है, और आपका बहुत खूबसूरत ट्वीट था उस दिन कि इस देश को नग्न किया गया है, उसकी आत्मा को दबोचा गया है, वो प्रधानमंत्री खामोश रहा जो कहता था महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो किस मुंह से संसद में बोलते? जब विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की तो थोड़ा सा मणिपुर टच कर गए, और क्या एहसान दिखाया अमित शाह जी ने। मैं 3 दिन रुका था मणिपुर में, 23 दिन मेरे गृह राज्य मंत्री रुके थे, मैंने डीजीपी बदल दिया, मैंने कैबिनेट से ये तरीका है यूपीए एक राज्य जो जल रहा हो उसमें अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इतनी गैर जिम्मेदारी बात करे और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाए, तो कहना पड़ेगा विपक्ष में नेता को कि भारत मां का सीना छल्ली हुआ है। और आपके प्रधानमंत्री रहते हुए क्या आप नहीं मानेंगे अंजना जी की मणिपुर की घटना से भारत माता का सीना छल्ली हुआ है? अंजना जी, यूपीए एक चैप्टर था, लेकिन अब जो इंडिया मौजूदा समस्याओं के साथ एक गठबंधन बना है, वो हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की और संविधान की समस्त धाराओं के प्रति, चाहे वो धारा 21 हो जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है, छलनी कर दिया इस धारा को भारत के हर कोने में। क्या कानपुर में वो जो 2 महिला मरी थी वो सरकारी गैर जिम्मेदारी के कारण नहीं मरी? क्या हाथरस में जो घटना हुई उसमें मोदी सरकार जवाब देगी? क्या पहलवानों पर मोदी सरकार खामोश रह गई? यूपी की बात करना वॉट अबाउटरी नहीं है। नहीं, आप देखिए, वहां बीजेपी की सरकार। नहीं, मैं कहता हूं महिला जैसे राजस्थान और बंगाल पर पूछो, आप कहते थे वॉट अबाउटरी है। नौजवानों पे गोलियां तो आप जितना बरसा चुके हैं ना सुधांशु जी, इतिहास है, आपका इतिहास है, नौजवानों को मारने का हर राज्यों में इतिहास है, और आपके राज्यों में जितने दंगे फसाद जहां शासन में आप होते हैं उसमें इतिहास है। जहां तक सवाल है कि बेगूसराय की घटना और कटिहार की घटना पे आप बात कर रहे हैं, उसमें तुरंत कार्रवाई हुई, हम लोग खामोश नहीं बैठे रहते। ठीक है, कार्रवाई हुई। 2028 में अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? पीएम ने भविष्यवाणी कर दी है, 23 की थी, सच हुआ। वो धन्यवाद कर रहे थे आप लोगों का। कौन निराशा में है, कौन हताशा में है? एक तरफ आप 2 घंटा 15 मिनट बोल रहे हैं, उसमें से 90 मिनट से ज्यादा केवल और केवल महागठबंधन पर, इंडिया पर, विपक्ष पर, राहुल गांधी जी पर। मतलब आप क्यों चिंतित हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं 400 से 40 पे आ गए। अरे भाई, इतनी चिंता हमारी क्यों? आप भी 300 से कब 30 पर आ जाएंगे पता नहीं चलेगा साहब। आपके कल के भाषण को इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए रखा गया था कि आप बताएंगे कि मणिपुर पर मैं क्या बोलूं। आपने 20-22 मिनट में एक इतिहास बताते हुए कि नहीं बहुत अच्छा काम चल ररहा है, अमित भाई शाह जी ने बहुत अच्छे से विस्तार में सब बता दिया है, सारी कार्रवाई चल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ अंजना जी, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भविष्य वक्ता नहीं है,
यदि उन्होंने कहा था कि 2018 में कि 2022, 23, 24 में आप लाएंगे, ठीक है, ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि 2028 में कौन लाएगा? ऐसा नहीं है मोदी साहब, हम आपके दीर्घायु के स्वास्थ्य की खूब कामना करते हैं, लेकिन इस धरती पर कोई अमर होकर, अजर होकर नहीं आया है। 2024 के चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि 28 में उस समय सदन में कौन बैठा है, किसकी सरकार है, तब ये बहस कर लेंगे। आपको आज की वर्तमान स्थिति के लिए जनता जवाब मांग रही है, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि राजनीति में वक्त बदलते समय नहीं लगता है, और वो कह रहे हैं कि आप वापस आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि देखिए, महुआ मोइत्रा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि 38-40% वोट पर ही तो देश की आपकी सरकार चल रही है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो वाकई आपके लिए खतरा है। अगर बड़े बड़े राज्यों में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला विपक्ष का हो गया तो आप फंस सकते हैं। 224 सीटों पे हमारा 50% से ऊपर वोट है। उनसे पूछिए कितने पे सरकार चल रही है बंगाल में? 46% वोट पे। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी जब लाए थे, कितना वोट था? 42-43% वोट। और इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक सब 35-36% वोट पे सरकार चल। ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए। और अभी जैसे कि दुबे जी बोले, इन्होंने कहा कि किसकी सरकार होगी वक्त बताएगा, तो इनकी ख्यालों ख्वाबों में जो सरकार है वो किसकी सरकार होगी नाम नहीं बता पाएंगे। और डरे हुए की बात पूरे देश की जनता जानती है, समाज का हर व्यक्ति जानता है। डरा हुआ वो होता है जो अपना नाम बदलता है, जो अपनी आइडेंटिटी बदलता है, जो अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगाता है। क्योंकि यूपीए के कुकर्म इतने हो गए थे कि आज अभी जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कही दिया, हाँ वो था, अब इंडिया है, तो प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? मतलब कहिए ना कि उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्रियाक्रम कर दिया उसका। अंजना जी, तो ये बात आपको ईमानदारी से कहनी चाहिए। अब दूसरी बात, वाकई 24 का चुनावी भाषण था एक मिनट सुधांशु जी, क्या ये वाकई 24 का चुनावी भाषण था? हम ये बात कहना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? समग्रता में सरकार के खिलाफ अविश्वास होता है। तभी तो मैंने कहा, यदि इनको मणिपुर विषयक था तो सरकार तैयार थी 176 पे, क्यों नहीं तैयार हो रहे थे? 267 में भी तैयार थे राज्यसभा में बात करने के लिए, और मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे थे? जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो अविश्वास प्रस्ताव आप केंद्र की सरकार के विरुद्ध लाए। दूसरा, आपके लोगों ने क्या सिर्फ मणिपुर पे बोला? मैं चुनौती से पूछता हूं, क्या सिर्फ मणिपुर पे बोला? नहीं, सवाल आप सारे करेंगे और जवाब में तो आप कहेंगे नहीं साहब, जवाब क्यों दिया आपने? ये तो बड़ी तर्क है। और एक बात और सुनिए, एक मिनट, इन्होंने अभी बोला कि दल उधर से इधर आ जाएंगे। अंजना जी, अभी तक की जो हालत है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी उधर से इधर आ चुके हैं और जीतन राम मांझी जी उधर से इधर आ चुके हैं। पता नहीं कौन से ख्वाब में बैठे हुए हैं। पटना में पहली बैठक की है और इनका पुल तो टूटे गया पटना में, और मांझी भी छाछ छोड़ के चला गया। अब पता नहीं कैसे सोच रहे हैं भैया कि नहीं कैसे पार लगे, समझ में नहीं आ रहा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट मिला, शिवसेना को 19% वोट मिला, और आज की स्थिति ऐसी है कि 2019 में जब आप 48 में से 41 सीटें पाए थे, आज 10 सीटों पर आप आकर सिमट रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार में आपकी स्थिति दयनीय है। कर्नाटका में 28 में से 10 भी आने की स्थिति नहीं है। आप सिमट गए, बिल्कुल सिमट गए, बिल्कुल सिमट। महाराष्ट्र में आपके पास 10 सीट भी नहीं आने जा रही 24 में। अरे तो आप चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप अपने मित्रों के साथ थे तब आपकी हरियाली आई थी। आज सूखा पड़ा है साहब, आपके पास कुछ नहीं है। आप 220, 210 के पास सिमट जाएंगे। सुधांशु जी को बोल दीजिए, मित्र थे तब हरियाली थी, शिवसेना थी, पूरा सब एक साथ थे, ऐसा कई राज्यों में था। 2014 और 19 में, 2014 में जितनी ये सीटें हमको मैक्सिमम देने को तैयार है, उससे ज्यादा सीटें हमने अकेले जीती थी। हम मित्र के साथ रह के बड़े हुए क्या अलग रह के? वो तो हकीकत ये थी कि हमने साथ दिया था। हम उस समय कितनी बड़ी पार्टी थे, आप सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा साथ दिया था। जनता दल यू क्या था मैं बताना चाहता हूं। सत्ता पार्टी 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी 42 सीट 95 में। अब सुनिएगा, और पूरे लालू प्रसाद यादव के 15 साल नेता प्रतिपक्ष किसका? भाजपा का। पहली बार जब नीतीश कुमार जी शपथ लिए 99 में, ज्यादा विधायक किसके? भाजपा के। हमने सेक्रीफाइस किया है। अभी मैं बताना चाहता हूं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां आज आपकी सरकार है, हमारा आपका गठबंधन था, सिर्फ आपकी 2 सीटें ज्यादा थी, और हमने कहा ठीक है, जिसकी सीटें ज्यादा आ गई उसका मेयर बनेगा। ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में जब आप 177 लड़ते थे और हम 117 लड़ते थे, तब भी यह तय था जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका सीएम बनेगा। हम आपसे लगभग दुगनी सीटें आए, उसके बाद आप
अपनी बात से पलट गए, बाला साहब ठाकरे के वचन से पलट गए। इतिहास में जाएंगे सुधांशु भैया तो आपको अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना बड़ा भाई रही और पूरे देश में हमने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया, वो केवल इसलिए कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी और गोपीनाथ मुंडे जी हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के प्रति स्नेह और प्यार और आदर की भावना रखते थे। लेकिन जब से 2014 से अहंकार की पराकाष्ठा आपने पार कर दी है, आपकी वो स्थिति अब देश में कहीं नहीं रही। जवाब सुन लीजिए, फिर आलोक जी को बोलने बस दो लाइन दुबे जी। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमने बड़ा भाई माना था, परंतु उसके बावजूद जिस दिन हम अलग हुए तब बड़ा कौन हुआ, हम या आप? और दूसरा, हमने कितनी ईमानदारी से निभाया। मनोहर जोशी जी लोकसभा अध्यक्ष रहे उस शिवसेना के जिसके केवल 14 या 15 सांसद थे। बताइए, अरे मैं बताइए कोई ऐसी पार्टी जिसके 14 या 15 सांसद हो और लोकसभा अध्यक्ष हमने दिया? किसने? उस भारतीय जनता पार्टी जिसके 183 सांसद थे। आपको सींचा, आपको अपनी मेहनत से उतना मजबूत बनाया कि आपको मजबूर होना पड़ा, इसलिए आपने दिया। आपने खुशी में नहीं दिया, आपको मजबूर होना पड़ा। आपको पता था कि शिवसेना की ताकत क्या है, बिना इनके हम असफल है, बिना इनके अधूरे हैं, इसलिए आपने हमको अध्यक्ष दर्द और निकल रहा है। हमने निभाया। एक सेकंड, गठबंधन दर्द निकल रहा है, अब एक लाइन का जवाब दीजिए इस पे। आप उनके बलबूते थे कह रहे हैं वो सुधांशु जी। आज तो बेचारे अपने बलबूते भी नहीं रह गए हैं। चलिए, अपनी पार्टी, अपना निशान सब कुछ चला गया है और कोई कारण नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है, जब तक बाला साहब ठाकरे जी थे और भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी को परिवार मानते हैं, ये परिवार को पार्टी मानने लगे। अंतर ही आया परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी बोलने लायक आप लोग तय कर लीजिए। बिल्कुल बोलने लायक आलोक जी आप तय कर लीजिए, आप ही के साथी हैं। बिल्कुल बोलने लायक नहीं। साथी हैं, यहीं पे तय नहीं कर पाएंगे। आलोक जी को तो बोलने दीजिए। देखिए बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है, बुलवाएंगे तो कहां से अरे 3 वर्सेस 1 है तो बुलवाऊंगी सर। अब जवाब और बाला साहब ठाकरे जी ये बोल, एक मिनट पूरी बात सुधांशु। करूं। बाला साहब ठाकरे जी ये बोल रहे थे, मैं जब चाहूं तो उद्धव राज को मंत्री बना सकता हूं, मगर नहीं, ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं जाएगा। ये थी बाला साहब ठाकरे जी की जब आपने पीठ पे छुरा भोंका, बंद कमरे की मातोश्री को मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में कही गई बातों को यदि आप मुकर जाएंगे, आप हमें धोखा देंगे, तो आपके साथ हम वही करेंगे जो उस समय उचित नीति और न्याय हमें ज्ञान देगी। हमने एक नारा बताइए, वही हमने लगाया हो। चलिए कंबाइंड रैली छोड़िए, शिवसेना की रैली में कब नारा लगाता उद्धव ठाकरे? हर जगह बाला साहब ठाकरे जी के फोटो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त फोटो पर आपने वोट मांगा था। शिवसेना की किसी रैली में